हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए हमारी एनसीईआरटी 6th क्लास की ज्योग्राफी से चैप्टर 2। ओके, फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके थे और मैंने आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री 6th क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है चैप्टर वाइज एंड उनके एमसीक्यूज भी करवाए हुए हैं। ठीक है, अगर आप उनको देखना चाहते हो तो प्लीज विजिट माय चैनल। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है हमारा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर, नॉर्थ एंड साउथ पोल पर ये थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, देखिए हम अब इसमें ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वो आपको बताती जाऊंगी। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं लेके जाए जा सकते। पॉकेट, एक तो बड़े ग्लोब होते हैं, एक पॉकेट ग्लोब, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। हमारी पृथ्वी भी तो घूमती है अपने अक्ष पर। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। जिस शेप में एस्पिरेंट, जिस शेप में हमारी पृथ्वी है उसी शेप में हमारा ग्लोब भी होता है और ग्लोब पर हम सभी देशों, महाद्वीपों और महासागरों को दिखाते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। देखो, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। जैसे ये है हमारी, इसको बोल रहे हैं ये सुई, इधर से इधर आ रही है, इसको सुई बोल रहे हैं। और जो ये हमारी पृथ्वी थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको ये अक्ष बोल रहे हैं। यहाँ ये अक्ष होता है, इस अक्ष पर टिकी हुई है। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है, नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो। ग्लोब को उसी सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। देखिए गाइस, ये इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी का रोटेशन किस डायरेक्शन में होता है, वो किस डायरेक्शन में घूमती है पृथ्वी। तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। यहाँ पर आपका एक नंबर क्लियर होता है। ठीक है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। किस में? ग्लोब में और पृथ्वी में। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। मतलब हमारे पृथ्वी पर ऐसी वास्तव में ऐसी कोई भी सुई नहीं है जिस पर पृथ्वी ऐसे टिकी हुई है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी है वो? आगे बढ़ते हैं। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं इसको, जो अर्थ को दो बराबर भाग में बांटती है, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्दर्न एंड सदर्न। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध
और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ये दोनों बराबर बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। पृथ्वी पर ये विषुवत वृत्त वाला भी कोई लाइन नहीं होती है, बट हम लोगों ने, साइंटिस्ट ने, हम लोगों ने क्या किया है, ऐसे माना है ताकि हर एक देश, हर एक महासागर की हम लोकेशंस को अच्छे तरीके से समझ सके कि वो कौन से डायरेक्शन में है या कौन सी कर्क रेखा पर है, कहाँ पर है। ये एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, सभी की स्थिति बताने वाला। ठीक है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। जैसे कि एक ये है, ये ऐसे, इन लाइनों को बोलते हैं अक्षांश। ठीक है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, ये भी याद रखना। अक्षांशों को किस में मापा जाता है? अंश में। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, मतलब कि जो इक्वेटर लाइन होगी ये 0 डिग्री अक्षांश होगी। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री का या 1/4 यानी 90 अंश का। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को अपनाता है। ये ऐसे बोल रहे हैं कि ये वाला हिस्सा 90 डिग्री और ये वाला हिस्सा 90 डिग्री, ये नॉर्थ पोल को दर्शाएगा और ये 90 डिग्री किसको दर्शाएगा? साउथ पोल को। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर को। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। उत्तर की तरफ जितनी भी लाइनें होगी उनको उत्तरी अक्षांश, और विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। जब भी हम अक्षांश लिखते हैं, जैसे कि 23.5 डिग्री लिखते हैं, तो उसके साथ में हम उत्तरी लगाते हैं, उत्तर या दक्षिण लिखते हैं। जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऐसे लिखते हैं। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उ का मतलब उत्तर और द का मतलब दक्षिण। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है। जैसे कि महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है, महाराष्ट्र लगा लो, और जो ये ब्राजील का बेलो होरिजेंटो है, ये दोनों के दोनों 20 डिग्री अंश पर है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में और बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है तथा बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, ये चित्र देखना भाई। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये देखो, ये सबसे बड़ा होता है विषुवत वृत्त। ठीक है, सबसे बड़ा। उसके बाद में ये कम होता जाता है, इनकी लंबाई जो है कम होती जाती है। ऐसे चौड़ाई कम नहीं होती, ऐसे लंबाई कम होती है, और एंड में उत्तरी ध्रुव पर तो ये बिल्कुल 0 हो जाती है। ठीक है। महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाएं, महत्वपूर्ण याद कीजिए, इम्पोर्टेंट जो है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री,
दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी है। कौन कौन से हैं? एक तो ये 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री, ये दक्षिण है। 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री उत्तर। फिर है 66.5 डिग्री दक्षिण एंड 66.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, ये 4 अक्षांश बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये अभी मैंने बता दिए ये चारों चीजें। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा बोला जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा बोला जाता है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त कहा जाता है, और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के ताप कटिबंध आ जाओ। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, ठीक ऊपर। इसलिए उस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त, देखो फर्क देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त मतलब कि 66.5 डिग्री वाला, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री के बीच वाले क्षेत्र का तापमान कैसा रहता है? मध्यम रहता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। शीत, शीत प्लस उष्ण। ठीक है, ठंड भी होती है और उष्ण भी होता है, गर्मी भी होती है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त मतलब कि 66.5 डिग्री और उत्तरी ध्रुव मतलब कि 90 डिग्री। तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। ठीक है, देशांतर क्या होते हैं? अब देशांतर पढ़िए। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। प्रशांत महासागर में क्या है? टोंगा द्वीप है, और हिंद महासागर में क्या है? मॉरिशस द्वीप है। ये एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व तथा पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, ये होते देशांतर लाइन, ये जो ऐसे होती है, ये भी यहाँ पे आके 0 हो जाता है। ठीक है, दोनों ही नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे आके 0 हो जाएगा। इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। अंशों में प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। तो इसका मतलब है देशांतरों की हेल्प से क्या होते हैं? दिन रात बनते होंगे। ये अर्धवृत्त है,
ये आधे ही वृत्त है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती है। ठीक है, ध्रुवों पर शून्य, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये यहाँ पर ध्रुवों पर बिल्कुल शून्य हो जाएगा और ये यहाँ पर आके मिल जाता है, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्षांश। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई तो कम होती जाती है, ध्रुवों की तरफ लंबाई कम होती है, और देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई तो सेम होती है। इनकी लंबाई कम नहीं होती। इसमें ऐसा नहीं होता कि विषुवत की सबसे लंबी है तो अक्षांश की छोटी होती चली जाती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ठीक है, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, ग्रीनविच में है भाई ब्रिटिश राज की वेधशाला, और यहाँ से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व की ओर पश्चिम की ओर, पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। आगे देखते हैं। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। किसको? 0 डिग्री को। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्धों और पश्चिमी गोलार्धों में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर को आगे पूर्व के लिए अक्षर पू और पश्चिम के लिए अक्षर प का यूज करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब को अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखिए अब दिखाती हूँ। ये इधर, ये तो अक्षांश है जो इधर जा रहे हैं, ये गोलाई में है ना, पूरा पीछे तक ऐसे जा रहे हैं, और ये होगा 0 डिग्री वाला प्रमुख यामोत्तर, और ये हो जाएंगे इसके बाकी के। अब ये और ये, जैसे ये मिलकर बन गया ना ग्रिड, एक जाल बन गया, जाल, ये कॉलम से बन गई, तो ये एक जाल बन गया। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश व देशांतर को सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। असम में जो धुबरी है वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। ठीक है, अब उस बिंदु को देखो जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। देखिए असम में, जैसे भारत होगा तो भारत में तो होगा कहीं, देखिए ये तो ऐसे ही है। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाओं को व्यक्त करती है। ये ऐसा नहीं है कुछ भी खास, ये है गाइस,
देखिए ये भी आता है। हाँ, अब देखना, अब ये टाइम लाइन के लिए, टाइम जोन के लिए शो कर रहा है। ये 0 डिग्री हो गया, ग्रीनविच इंग्लैंड में है जो वेधशाला, यहाँ से ये इधर भारत है, तो ये इससे 5.5 घंटे ज्यादा है। भारत में इसका टाइम आगे है, ठीक है। और जो इधर पश्चिम में होगा तो टाइम घटता जाएगा इससे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, देशांतर और समय देखते हैं हम। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही यह है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ठीक है, परछाई के लिए पूछ रहे हैं कि दोपहर में तो सबसे छोटी होती है और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय परछाई लंबी होती है, सबसे लंबी। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, देखो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर मतलब 0 डिग्री पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में एक घड़ी घूमती है, 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। देखो 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 मिनट आ गए, तो ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। सभी में मतलब टाइम का अलग अलग होता है सभी जगहों पर। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों से के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। मतलब कि उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर
गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात से द्वारका, असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय मान को देश का मानक समय मान लिया जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक समय माना जाता है। जो भारत में है उसको मानक समय माना जाता है, इसलिए भारतीय मानक समय के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न मतलब कि 2 PM में शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। मतलब कि जब लंदन में 2 बज रहे हैं तो उसमें आपको 5.5 घंटे ऐड करना है, क्योंकि भारत का टाइम 5.5 घंटे आ गया, तो आ गया 7:30 बजे। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ समय को देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। ठीक है, रूस में है कितने? 11 मानक समय। पृथ्वी को एक घंटे वाली 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये कह रहे हैं कि 1 घंटे वाले 24 मतलब कि पृथ्वी पर 360 डिग्री है, तो 360 को आपने 15 से डिवाइड करना होता है, जो 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब भाई ये हमारा चैप्टर हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ये यहाँ पे देखिए 82.5 डिग्री भारत का समय मानक समय लिखा। इधर से 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक फैला हुआ है भारत। पृथ्वी का सही आकार क्या है? जियोड शेप है। ठीक है, ग्लोब क्या है? उसका पृथ्वी का प्रतिरूप है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? 23.5 डिग्री है। ठीक है, ये तो आप सब जान जाएंगे। भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि वहाँ पे समय मानक रेखा है। प्रमुख यामोत्तर है। प्रमुख यामोत्तर कौन सी है भाई? 0 डिग्री है। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? शीत कटिबंध ध्रुवों के पास पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतरों की कुल संख्या कितनी है भाई? 360 है। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है ये दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि दक्षिणी है। ग्रिड किसका जाल होता है? ग्रिड होता है गाइस अक्षांशों और देशांतरी यामोत्तरों का जाल होता है। अब गाइस कल मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
प्लीज अगर आपको मेरा ये चैप्टर समझाया हुआ समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।